गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन। लास्ट वाले टॉपिक में अपन फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक तरह से देखो तो ओवल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और सिंपली मैंने आपको समझा दी थी। आई थिंक समझ में आ गई होगी। उसको डायग्रामेटिकली आप लोगों को बना लेना चाहिए था, अगर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया तो वापस बना लेना ज़रूर उसको। चलो उसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो ओवल है, आफ्टर ऑल बनता कैसे है, उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। अगेन आप लोग देख लो एक बार मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये सब अपन ने आउटर स्ट्रक्चर्स की बात की थी। अपना मेन जो टॉपिक है ये है अपना ओवल। ठीक है, ये अपना कंप्लीट ओवल है और ये अपना एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक की अपन को बात करनी है कि आफ्टर ये एम्ब्रियो सेक बनता कैसे है। ये वाला एम्ब्रियो सेक, ये जो अंदर 3 सेल्स 2 सेल्स 3 सेल्स, ये सब का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो इसी चीज़ की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वही इसके डेवलपमेंट में आ जाता है कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो आगे देखो, अब आज का स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, फीमेल गैमेटोफाइट जिसे अपन क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सेक, मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर, भ्रूणकोश का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। तो थोड़ा सा सेल डिवीजन की प्रोसेस के अंदर जाइए, 11th का थोड़ा सा टॉपिक याद करो। सेल डिवीजन की प्रोसेस कैसे होती है, अपन जानते हैं सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, मियोटिक और मियोसिस, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। बस उन्हीं दोनों चीज़ों को अपन को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लूड करना है। तो थोड़ा सा यूँ सोच सकते हो कि 11th का थोड़ा सा टॉपिक अपन को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो फॉर्मेशन, जो डेवलपमेंट होने की प्रोसेस है, एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अपन जानते हैं कि हर कोई जो भी किसी भी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। उसी अकॉर्डिंग एक सेल है अपने पास, कौन सी, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोटिक डिवीजन होगा, जब कौन सा डिवीजन, मियोटिक, जिसे अपन अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये ध्यान करो, मियोटिक डिवीजन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हाफ नंबर हो जाता है, इट मीन्स ये जो सेल है ये अपने आप को आधे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी। तो देखो, दो म्यूटिक डिवीजन जब यहाँ हो जाएंगे तब एक कंप्लीट म्यूटिक डिवीजन माना जाएगा। तो इस एक सेल के डिवीजन से, जो कि 2n कंडीशन में थी, इसमें जब डिवीजन होगा तो ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। देखो, 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 सेल्स यहाँ पर बनी है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इन चारों सेल्स के अंदर ये जो ऊपर की 3 सेल्स हैं, 1 2 एंड 3, ये जो तीनों सेल्स हैं ये डिजनरेट हो जाती हैं, मतलब कि ये काम की नहीं रह जाती, ये डिजनरेट हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, बचती है एक सेल। ठीक है, जो कि अपनी फंक्शनल मेगास्पोर सेल है, कि अपनी कैसी है ये, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। बस यही सेल आगे पूरी तरह से कंप्लीट प्रोसेस को पूरा करेगी। आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने में ये सेल अपने काम आएगी, ये तीनों सेल जो हैं वो डिजनरेट होगी। अब अपन को फाइनली क्या ले लेना है, ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल ले लेनी है, ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु लेकर अब आगे का डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आगे के डिवीजन के लिए थोड़ा सा रीड कर लो। देखो, एक फंक्शनल मेगास्पोर, एक क्रियात्मक जो गुरु बीजाणु है, से भ्रूणकोश के फॉर्मेशन यानी निर्माण को ही क्या कहते हैं, एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं। एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इसको बोला जाता है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। साथ साथ अपन को बुक में एक वर्ड और देखने को मिलेगा कि इसे पॉलीगोनम टाइप का डिवीजन भी बोलते हैं। पॉलीगोनम टाइप का डिवीजन क्यों बोला जाता है या पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीजन है कि सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट के अंदर स्ट्रासबर्गर ने इस टाइप के डिवीजन को देखा था, इसलिए इस डिवीजन को क्या नाम दे दिया गया, पॉलीगोनम टाइप का डिवीजन नाम दे दिया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो,
अपन ने ये चीज़ें ले ली थी कि ये जो 3 सेल्स हैं ये तो डिजनरेट हो जाती हैं। फर्स्ट सेल जो बचती है अपने पास, जो फंक्शनल सेल है अपनी, वो फंक्शनल सेल आगे के डिवीजन को कंप्लीट करेगी। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसके अंदर आगे का डिवीजन स्टार्ट होता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है एम्ब्रियोसेक, फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक के बनने की जो प्रोसेस है वही क्या है, अपना मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। तो एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट सेल का बिहेव करती है। फंक्शनल मेगास्पोर सेल जो है वो एम्ब्रियोसेक या फिर जिसे अपन फीमेल गैमेटोफाइट भी कह रहे हैं उसके फॉर्मेशन की फर्स्ट सेल। चलो, छोटी सी प्रोसेस है, इसको डायग्रामेटिकली आसानी से समझा जा सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए हैं। इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली इस चीज़ को आराम से समझ जाओगे। तो देखो, फर्स्टली अपन ने लिए फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल ले लिया है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर देखो ऊपर की प्रोसेस के अंदर अपन ने अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर अपने पास कौन सा डिवीजन चलेगा, समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो माइटोटिक डिवीजन में अपन सब जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र हैं, उनका नंबर नहीं बदलता, जैसे थे वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग सोचो। दूसरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रख लेना कि इस समसूत्री विभाजन के अंदर सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन अभी नहीं होगा। सिर्फ कौन सा विभाजन है, केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन का मतलब ये हो गया कि इस सेल का सिर्फ केंद्रक डिवाइड होगा, ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर में जब फर्स्ट समसूत्री विभाजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, तो इसके थ्रू ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 और 2। टू न्यूक्लियस बन गए इस सेल के अंदर, ठीक है। अब ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट। इसी के अंदर अब सेकंड माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो इन दो से दो दो और बन जाएंगे। इट मीन्स 4 सेल्स का, 4 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा। ये जो डिवीजन है ये भी माइटोटिक टाइप का डिवीजन है, ये भी समसूत्री है। तो इसमें भी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही कंप्लीट होगा, तो 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन गए। आसानी से देख सकते हो इस डायग्राम में 1 2 3 एंड 4। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, जैसे ही इस न्यूक्लियस से ये 2 न्यूक्लियस बने, ये एक ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ मीन्स ये चलाजिल साइड में और ये माइक्रोपाइल साइड में मूव कर जाता है, ठीक है। तो सेकंड जब डिवीजन होगा तो सेकंड डिवीजन के अकॉर्डिंग भी वही कंडीशन है कि ये एक से कितने बन गए, 2, और ये यहाँ पे 2, टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 4, 1 2 3 एंड 4। ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन की बात। सेम एज इट इज फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा जिसके थ्रू 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। हाँ, 4 से ये 4 थे, ऊपर 2, 2 से 4 हो गए, नीचे 2, 2 से 4 हो गए। टोटल कितनी से न्यूक्लियस अपने पास डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो कंडीशन बनी है ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई है, 8 केंद्र की ये अवस्था बन गई। आसानी से समझ लेना, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन जिसके थ्रू एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनेगा, 2 4 बना लेगा, 4 से 8 बन जाएंगे, और इसी कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। अब ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाने के बाद में ये टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन यहाँ कंप्लीट हुए हैं। तो आसानी से देखो कि अब ये जो 3 सेल्स थी ये तो ऊपर की तरफ अरेंज हो जाती हैं, नीचे वाली 3 सेल्स नीचे की तरफ अरेंज हो जाती हैं, यानी 3 सेल चलाजिल साइड के निभाग की ओर, और नीचे की 3 सेल जो थी वो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तीनों केंद्रक हैं, अभी इनके चारों तरफ कोशिका का निर्माण नहीं हुआ है। कोशिकाओं का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा होगा। तो बची बीच की दोनों जो सेल्स ये जो बच गई हैं ये केंद्रक के अंदर आकर व्यवस्थित हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ये तो हो गए सारा समसूत्री विभाजन की प्रोसेस कंप्लीट। अब फाइनली कोशिका विभाजन की जो लास्ट प्रोसेस आती है वो क्या आती है, जब केंद्रक विभाजित हो गया तो कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। तो कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा जो अपने पास ये जो सेल्स, ये सॉरी न्यूक्लियस बने थे, इन न्यूक्लियस के थ्रू अब साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म बन जाएगा। तो देखो ये साइटोप्लाज्म बन गया, ये हो गया, ये हो गया, सबकी तरफ सेल वॉल बननी स्टार्ट हो गई। इट मीन्स अब ये जो न्यूक्लियस थे इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भर चुका है। तो इस कंडीशन में अब ये सेल्स बन गई, अब ये न्यूक्लियस ना रहकर क्या बन गई, सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली सेल्स को पिछले टॉपिक के अंदर अपन ने इसी की स्ट्रक्चर की बात की थी, ऊपर वाली सेल्स को क्या नाम देते हैं अपन, एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों सेल जो हैं ये तीनों ये एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं।
नीचे वाली सेल्स में एक ये जो बड़ी सेल आपको नजर आ रही है, ये है अंड कोशिका, जिसे एग सेल बोलते हैं, जो मेन है हमारी। बाकी की जो दो सेल्स इसके साथ में अरेंज हैं, इनको सहायक कोशिकाएं या सिनरिज्ड सेल्स बोला जाता है। बीच में बच गई वो दो सेल्स, ठीक है। इनके चारों तरफ भी इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाने से ये क्या बन गया, ये बन गई अपनी केंद्रीय कोशिका। ये बन गई केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। केंद्रीय कोशिका, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इसी को अपन पोलर न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इस पूरे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना कि सभी जो सेल्स हैं वो एन एन कंडीशन में है, सबकी सब एन एन, और ये भी एन कंडीशन में। अब आप थोड़ा सा इसको काउंट कीजिए कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में ये बताया था कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के भी यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज को, कंडीशन को एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। तो आपको ये कम्प्लीटली आपको इस तरह से समझाना होता है ये सारी कंडीशन। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सेल्स ये हो गई, प्लस एक ये सेल, 7 सेल बन गई, ठीक है। लेकिन 7 सेल्स में न्यूक्लियस अपन कितने बता रहे हैं, 8। कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो ठीक है। 7 एंड 8, ये जो अपनी सेंट्रल सेल है इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2। इसी बिहाफ पे ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहलाती है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या है देखो, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो एग सेल है इसके दोनों तरफ ये सिनरिज सेल्स हैं, ठीक है। तो ये तो एग सेल, दोनों सिनरिज सेल, ये तीनों सेल्स आपस में कनेक्ट होकर, यानी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रही है तीनों सेल्स की, ये कहलाता है एग एपरेटस। ओनली एक सेल एग एपरेटस नहीं कहलाएगी, सिनरिज सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तब ये एग एपरेटस कहलाएगा, अंडज समुच्चय कहलाएगा। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि ये जो अपनी सहायक सेल्स हैं, सिनरिज सेल्स हैं, इनके अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, इस टाइप की, ठीक है। ये इस टाइप से अरेंज हो जाएगी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, अंगुलीनुमा उभारों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं तंतुमय समुच्चय, नाम दिया जाता है। इंग्लिश में इनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। अपने को बुक में डायग्राम जब देखेंगे तो ये वहाँ मिलेगी आपको ये स्ट्रक्चर। तंतुमय समुच्चय इनको बोला जाता है। क्या काम है इसका, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ये है कि देखो ये जब ये कौन है, हेल्पिंग सेल्स हैं, ये सहायक कोशिकाएं, सिनरिज सेल्स हैं, इनके अंदर ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और बीच में है एग सेल। तो एग सेल का काम क्या है, यहाँ पे जब पोलन ट्यूब की एंट्री होगी तो उस पोलन ट्यूब की एंट्री को जो इस मतलब इस लायक बनाना है कि सीधे वो एग सेल के अंदर एंटर हो जाए, यानी एक तरह से उसको पाथ अवेलेबल करवाना होता है। किसका काम है ये, फिलीफॉर्म एपरेटस का, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको आसानी से नोट कर लेना, ठीक है। कॉपी के अंदर बहुत आराम से इसको नोट जरूर कर लेना। नोट्स आपको अवेलेबल वैसे भी करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी इसको आप रफली या अलग कोई कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, समझने के भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको थ्योरी ना समझ में आए, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।